देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश में जब आया, तो जब आया तो वो क्या था, एक ट्रेडर था, यानी कि व्यापारी था। तो ट्रेडर टू टेरिटोरी, मतलब व्यापारी से क्षेत्राधिकार का जो वो लोग का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, स्टेप बाय स्टेप वो लोग क्या क्या किया, ये सारा इसमें चर्चा करना है। सबसे पहले क्या होता है कि मुगल काल के बाद आता है अंग्रेज, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो 1608 में जहांगीर के कोर्ट में बल्ब सब दे दीजिए, बल्ब सब जला दीजिए, इधर वाला भी, हाँ ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम से पता चल रहा है कि अंग्रेज का भारत आगमन, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। कैसे ये लोग आता है, ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। मतलब अंग्रेज लोग जो है, ऐसा नहीं है कि वो आया और आते के साथ ही कब्जा करने लगा। मतलब जो बाकी जैसे मुगल काल का हम कहानी पढ़े तो मुगल काल में लोग यही सब किए थे, जैसे कि बाबर, सीधे आक्रमण करना था। लेकिन अंग्रेज लोगों का पॉलिसी थोड़ा सा अलग था। वो लोग एक्चुअली में आया था क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। उन लोगों को भेजा गया था। एक्चुअली में वो लोग क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो सरकार नहीं बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सरकार में आ गया, पावरफुल बन गया, वो सारा जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना ये है, मुगल काल को थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुगल काल के समय ही अंग्रेज आया था। वो 1608 जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आया था। सबसे पहला बात बता रहे हैं, कैप्टन हॉकिंस आके वो व्यापार करने का अधिकार मांगा था, जो कि एक फरमान के द्वारा जहांगीर के द्वारा दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग क्या हुआ कि 1608 से लेके 1707 में क्या होता है कि जहांगीर के बाद जो मतलब मुगल का सबसे पावरफुल राजा, मतलब ऐसे नहीं कि मुगल खत्म हो गया, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि द पावरफुल एम्पियर ऑफ द मुगल, वो खत्म हो गया। और वो था औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। उसका मृत्यु कब होता है, 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है तो पूरे देश में, एक समय था जब मुगल काल चल रहा था, उस समय पूरा देश का सेंट्रल कहाँ था, दिल्ली था। दिल्ली वाज द सेंट्रल, ठीक है, वहीं से सब कुछ होता था और वहाँ पर बैठता था मुगल का जो राजा था। औरंगजेब जब मर गया, उसका जब मृत्यु हो गया, तो जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश थे, यानी कि रीजनल किंगडम, जो अपने आप को जमींदार मानते थे, नवाब मानते थे, औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया तो ये लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। और मुगल काल में ये लोग क्या करते थे, दीवानी का काम करते थे, यानी कि ये बस एक क्षेत्र में इसको एक अधिकार दिया गया है, आप इस क्षेत्र में यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कीजिए और दिल्ली पहुँचा दीजिए, यानी कि मुगल बादशाह के पास। लेकिन जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब के बाद उसका जब बेटा आया बहादुर शाह प्रथम, लास्ट तो था तो बहादुर शाह जफर, तो इसका जो बेटा था वो उतना पावरफुल नहीं था। इसका फायदा उठाया क्षेत्रीय राजवंश और जमींदार, ठीक है, ये समझ में आ गया। मेन रीजन था औरंगजेब का मृत्यु। अंग्रेज का मतलब कब्जा करने के पीछे सबसे बड़ा क्या था कि औरंगजेब का जब मृत्यु होगा तो जितना भी सूबेदार जमींदार जो है ओरिजिनल, वो लोग अपना रीजनल रूलर जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिए और अपने आप को राजा मान लिए। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ, ये सबसे पहले हुआ आपका बंगाल में। उस समय मेन था बंगाल। और आपको ये जानना, ये भी आप शायद जानते होंगे कि अंग्रेज लोग सबसे पहला अपना कैपिटल कोलकाता ही बनाया था, कैलकाटा, उस समय उसका नाम कैलकाटा था। तो अब होता क्या है कि जब ये लोग अपने आप को स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो बंगाल में मेनली 3 नवाब का उदय होता है और वही मेन होता है। 3 नवाब कौन कौन सा है, सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे मुर्शिद कुली खान का, अलीवर्दी खान का और सिराजुद्दौला का। ये 3 नवाब 1 by 1 होता है। पहले मुर्शिद अली खान, उसके बाद होता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का जब मृत्यु हो जाता है तो फिर नवाब कौन बनता है, सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो अंग्रेज लोगों को खटकता है। अंग्रेज लोगों को क्या खटकता है, एक्चुअली में अंग्रेज लोगों को ऐसा राजा चाहिए था जो पपट हो,
पपट इन द सेंस कि जो हम बोले वो तुम करो, ठीक है। मतलब एक तरह से ना पपट का मतलब होता है एक खिलौना जो चाबी से चलता है, उसको बोलते हैं पपट। अब यहां पर सिराजुद्दौला कर दिया विद्रोह, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, कि हम अब राजा हैं, हम अब नवाब हैं, तो हमको आपको देना पड़ेगा टैक्स, रेवेन्यू। आपको अगर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आपको हमें देना पड़ेगा टैक्स, और अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर आपको हम व्यापार करने नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि वार्ता होता है और वार्ता विफल हो जाता है। विफल इसलिए हो जाता है क्योंकि अंग्रेज लोग मानता नहीं है उसको राजा, ठीक है। वो चाहता है कि कैसे इसको हरा दे और वहां पर अपना शासन स्थापित हो जाए। और इसी चीज से सिराजुद्दौला और अंग्रेज में जब बात नहीं बनता है तो सिराजुद्दौला क्या करता है, 30,000 सेना के साथ कलकत्ता में अटैक कर देता है, कंपनी। और कंपनी का कलकत्ता में कासिम बाजार नाम का एक जगह है जहां पर उसका वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब स्टोर, जहां पर वो लोग माल को रखते थे और वहां से पोर्ट के माध्यम से अलग कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में बेच के बिजनेस करते थे। अब यहाँ पर ये लोग क्या किया कि कासिम बाजार को भी कासिम बाजार को भी अपना ही में ले लिया सिराजुद्दौला। उसके बाद जो है कलकत्ता जो है वहाँ पर भी वो लोग अटैक कर, कलकत्ता में जो लोग अपना फोर्ट बनाया था, जो किला बनाया था, उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो ये न्यूज़ चला जाता है किसके पास, अंग्रेज के पास जाना ही है कि सिराजुद्दौला जो है बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अब एक और प्रेसिडेंसी रहता है, उस समय अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी रहता है। एक प्रेसिडेंसी कोलकाता यानी कि बंगाल, उस समय कोलकाता नहीं था, बंगाल बोला जाता था, जिसमें बांग्लादेश भी उस समय अटैच होता था। एक था बंगाल, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे, जिसका अभी नाम मुंबई पड़ गया है। उस समय बॉम्बे था, अभी मद्रास को हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रेसिडेंसी था। तो बंगाल में जब कब्जा हो गया, ये चीज जब सुनाई दिया उन लोगों को, तो फिर मद्रास से आ गया सेना इसको दबाने के लिए। किसको? सिराजुद्दौला को दबाने के लिए। और उस समय अंग्रेज का जो ऑफिसर था, जनरल था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई होता है और उस लड़ाई को हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ पलासी के नाम से। पलासी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, सबसे पहला युद्ध वही था अंग्रेज का भारत के राजाओं के साथ। तो बैटल ऑफ पलासी होता है 1756 से लेकर 1757 के बीच में, 1756 टू 1757। किसके किसके बीच में होता है? तो सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि सिराजुद्दौला के पक्ष में, सिराजुद्दौला के बिहाफ में लड़ रहा है मिर्जाफर। सिराजुद्दौला का कमांडर का नाम क्या है? मिर्जाफर। अब मिर्जाफर लड़ रहा है अंग्रेजों के साथ, ठीक है। अब अंग्रेज लोग क्या किया है कि मिर्जाफर को कर लिया मैनेज, कि अगर तुम लड़ो, सिराजुद्दौला के पक्ष में तुम लड़ो, लेकिन ये बात सिराजुद्दौला को पता नहीं होना चाहिए कि तुम लड़ तो रहे हो सिराजुद्दौला के लिए, लेकिन मेरे लिए। अब इसी का फायदा उठा लिया अंग्रेज कि उसको मैनेज कर दिया कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हरा दोगे, उसके पक्ष में लड़के उसको हरा दोगे, तुमको हम नवाब बना देंगे। अब मिर्जाफर आ गया लालच में, समझे, इसी का फायदा उठाया। और दूसरा चीज है कि मिर्जाफर को इसके पहले युद्ध का कोई अनुमान, कुछ नॉलेज नहीं था, उसको बस ऐसे ही भेज दिया गया। तो और इसलिए वो गया था साहस करके, क्योंकि पहले से अंग्रेज मैनेज था, वो तो जान रहा है कि अंग्रेज हमको मारेगा नहीं। और ये चीज सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था कि हम जिसको भेज रहे हैं अपने पक्ष में लड़वाने के लिए, वो किसके साथ मिला हुआ, वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। और इसी का फायदा उठाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है युद्ध जीत जाता है और बंगाल में कब्जा हो जाता है। किसका? इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा कौन होता है, यानी कि नवाब कौन होता है? मिर्जाफर। लेकिन मिर्जाफर पपट हो जाता है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब क्या है, एक चीज और हम लोग को जानना है कि बंगाल में ये लोग जब कब्जा कर लेता है, मिर्जाफर को बैठा देता है, मिर्जाफर जब राजा बनता है तो मिर्जाफर भी कंप्लेन करता है, क्योंकि अंग्रेजों का शोषण बढ़ चुका था, वो हर हाल में शोषण करना चाहता था। तो सिराजुद्दौला को हटा के मिर्जाफर को लाया, मिर्जाफर को जब बनाया तो मिर्जाफर के ऊपर भी वही प्रेशर, वही शोषण। तो फिर वो भी कंप्लेन किया। जब वो कंप्लेन किया तो उसके जगह में एक और नवाब बनाया, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को बना दिया राजा। फिर मीर कासिम को जब राजा बनाया तो फिर मीर कासिम भी वही चीज किया, वही कंप्लेंट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। तो फिर क्या किया कि मीर कासिम को फिर हटाया और फिर मिर्जाफर को भी रीइंस्टॉल कर दिया। और इस बेसिस पे रीइंस्टॉल किया कि तुमको अब हर महीना
मिर्जाफर को, पहले मिर्जाफर को बैठाया, सिराजुद्दौला को हटा के मिर्जाफर को बैठाया, मिर्जाफर जब कंप्लेंट किया तो फिर मीर कासिम को बैठाया, मीर कासिम जब कंप्लेंट किया तो फिर से मिर्जाफर को बैठाया, और मिर्जाफर को ये बोल के बैठाया कि तुमको हमें हर महीना 5 लाख रुपया हर्जाना भरना पड़ेगा एज द वार कंपनसेट। मतलब जो युद्ध हुआ इतना सारा, उसमें जो खर्चा हुआ तुम लोग के लिए बिना मतलब का, तो इसका हर्जाना कौन देगा? यू हैव टू पे। और ये शर्त मान लिया कौन? मिर्जाफर, और इस बेसिस पे उसको बना दिया गया नवाब। कहानी यहां तक समझ में आया। अब ये लोग जाता है दूसरे क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्र में कहां जाता है? तो ये लोग जाता है पंजाब के तरफ, पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब रूट में जाता है, क्योंकि अंग्रेज लोग अपना अब जो है ना ट्रेड टू टेरिटोरी, यानी कि अब क्षेत्राधिकार करना है तो अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना कब्जा जमाना है, और वो लोगों का टारगेट हमेशा वही सब जगह रहता है जहां पर ज़्यादा व्यापार हो सके। ठीक है, तो अब वो लोग कहाँ जाता है? पंजाब की तरफ बढ़ता है, यानी कि आपका अफगानिस्तान से वो लोग शुरू करता है, अफगानिस्तान से लेके नीचे जितना भी एरिया है। और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उस समय अंग्रेज जान रहा है कि भारत में व्यापार करने के लिए रूस भी रेडी है, तो रूस को अगर हमको रोकना होगा तो हमको वहां तक अपना शासन स्थापित करना होगा, और वहां का जो राजा है उस राजा को हटा के अपना शासन स्थापित करना होगा। क्योंकि पता चला कि अगर कोई राजा है तो रूस उसके साथ अगर कॉन्टेक्ट कर लिया व्यापार के लिए, फिर तो वो उसको पावर मिल जाएगा, रूस उसको सपोर्ट कर देगा। इसी चीज के लिए वो लोग क्या किया कि अब जो है हमें पंजाब के क्षेत्र में ये करना है। उसी में उन लोगों का लड़ाई होता है मराठाओं को साथ, सुने होंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके बीच में होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पेशवा है ये सब लोगों का हेड होता है, पेशवा। अब ये पेशवा क्या है? जनरली जो मराठी लोग होते हैं, मराठी लोग अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से शासन कर रहे होते हैं, और उसमें से मेन था सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर, सुने होंगे। ये चारों का हेड कौन होता है? पेशवा, जिसका हेड ऑफिस रहता है पुणे। सारा सैनिक दृष्टि से वो सब उसका पुणे में रहता है। अब ये सब अलायंस करके अपना शासन चला रहे हैं। कौन कौन अलायंस किए हैं? सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर, ये सब अलायंस करके पेशवा के साथ मिलके और शासन चला रहे हैं अलग अलग जगह में। लेकिन फिर यहाँ पर इनका जब नजर पड़ता है तो फिर अंग्रेज जो है, ब्रिटिश, इन लोगों के साथ भी लड़ाई करता है। और वो लड़ाई जो है आपका 3 लड़ाई होता है ना। तीनों लड़ाई का जो है टाइमिंग वो नोट्स में आपको दे देंगे। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी पेशवा का हार होता है, मतलब चारों का हार होता है। अब मेन है पेशवा, तो सबसे पहले तो अगर ये लोग हारा तो मेन तो इसी के ऊपर आएगा, पेशवा का। तो पेशवा को जब हरा देता है तो फिर पेशवा को क्या करता है कि उसको वहाँ से हटा के निकाल के भेज दिया जाता है बिठूर जो कि कानपुर में है, और उनको दिया जाता है पेंशन, मतलब उनको एक तरह से निर्वासन कर दिया जाता है। मतलब राजा से तो हटा दिया गया है, उसको उस एरिया से निकाल के अलग एरिया भेज दिया। अब बताइए कि पुणे में रहने वाला आदमी को अगर हम कानपुर भेज दें तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है? कानपुर का मतलब यूपी हो गया, कहाँ? पुणे। महाराष्ट्र से उठा के उसको यूपी में जाके भेज देना है, मतलब वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाए। समझ में आ रहा? तो ये आपको 2 चीज हम बताएं कि किस तरह से नवाबों को परास्त किया, फिर वो लोग मराठों को परास्त किया। अब उन लोगों का नजर है मैसूर। अब हम लोग चलेंगे मैसूर में। आप पढ़े होंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। ये आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में होता है? उसमें 2 ही चीज है। सबसे पहला आएगा हैदर अली। हैदर अली जो है वो शासन करता है 1761 से लेके 1782 तक। हैदर अली का बेटा, उसका जो पुत्र है वो है टीपू सुल्तान। नाम सुना है टीपू सुल्तान का? टीपू सुल्तान कहा जाता है कि टाइगर ऑफ मैसूर। वो इतना बहादुर था कि एक समय वो टाइगर के साथ भी युद्ध किया था, और उसी से उसका नाम पड़ गया टाइगर ऑफ मैसूर। ऐसा कहानी में इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि वो एक बार उसका बाघ के साथ सामना हुआ था, टाइगर के साथ, और टाइगर को मार दिया। कितना बहादुर था ये तो ठीक है। उसमें क्या होता है कि हैदर अली का शासन पीरियड ये वाला 1761 टू 1782, उसके बाद उसका बेटा आता है, उसका शासन होता है 1782 से 1799,
और ये लोग जो है ना मैसूर में फर्स्ट क्लास अपना शासन चला रहे हैं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं। और ये लोग ज़्यादा फोकस किस में किया था? मसालों का खेती में। मैसूर जो है वो डायरेक्ट सीधे संपर्क था फ्रांस के साथ, टीपू सुल्तान का भी और हैदर अली का भी, दोनों का सीधा संपर्क था फ्रांस के साथ। और वो लोग जनरली मसालों का, सैंडलवुड का ये खेती करते थे, मतलब व्यापार करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब इसका नज़र, अंग्रेजों का नज़र इस पर भी पड़ा कि ये लोगों को हराया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर भी हम लोगों का एक छत्र राज हो जाएगा। तो फिर ये लोगों के साथ जब युद्ध होता है तो यहाँ पर भी 3 युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध भी 3 होता है, और 3 में जो है टीपू सुल्तान जो है बहुत ही बहादुरी से लड़ा, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि टीपू सुल्तान हार गया, टीपू सुल्तान मर गया। अब मर गया तो फिर हार गया। अगर ये जिंदा रहता तो फिर ये अंग्रेज को नहीं मिलता, लेकिन अब ये कितना ही लड़े, अब अकेला है, ठीक है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि टीपू सुल्तान हारा नहीं, टीपू सुल्तान जीता ही है, क्योंकि एक अकेला आदमी सबके ऊपर भारी था। हो सकता था कि एक पहले ही युद्ध में हार सकता था, पहला युद्ध में नहीं हारा पाया, दूसरा में भी नहीं हारा पाया, तीसरा में, तो आदमी कितना देर तक लड़े, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया? मतलब प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी कैसे अपना रूल, अपना शासन एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, बैटल ऑफ बक्सर 1764, कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडिया, दे बिगन इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किंग्स, Indian ruler were not allowed to have their independent armed force, subsidiary force by the company introduced and started tax for this, रिचर्ड वाल्सी, अवध, हैदराबाद। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कंपनी एक और नया नियम लाया। किसके शासनकाल में लाया? तो उस समय था रिचर्ड वाल्सी नाम का। वो क्या बोला कि अब कोई भी भारतीय राजा, भारतीय शासक अपना प्रोटेक्शन के लिए अपने से सेना नहीं रख सकता है। मतलब सेना पर रोक, मतलब राजा को कमजोर करने का सबसे बड़ा चीज यही हो गया। राजा पावरफुल कब होता है? जब उसके पास सेना है। जितना पावरफुल उसका सेना उतना पावरफुल राजा। यही हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अब अगर इसके पास ऐसा कुछ नियम आ जाए कि अब सेना ही नहीं रख पाए तो राजा फिर क्या करेगा? एक अकेला आदमी राजा खुद थोड़ी लड़ेगा। अब ये नया नियम लाया कि अब राजा अपने से नहीं रख सकता है सेना। सेना जो रहेगा वो हमलों का रहेगा, यानी ब्रिटिश कंपनी का रहेगा। और उस सेना का खर्चा कौन देगा? राजा देगा। बताइए कैसा नियम। अब सेना रहेगा मेरा, खर्चा देगा राजा। वो किसके लिए लड़ेगा? ब्रिटिश के लिए लड़ेगा ना, वो राजा के लिए क्यों लड़ेगा? ये चीज ले आया। और इसी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स एंड सब्सिडियरी फोर्स, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सब्सिडियरी फोर्स। और ये किसका होता था? ब्रिटिश का होता था। और इसमें जो इसका जो खर्चा है वो कौन देगा? ये देगा राजा। और इस चीज से अवध और हैदराबाद अंग्रेजों के पक्ष में आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया, क्योंकि वहां का राजा हो गया कमजोर। ठीक है, अब यहां पर ये चीज तो समझ में आ गया। अब ये टीपू सुल्तान तो हम लोग पढ़ ही लिए। वार विथ मराठा में हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, इनको भेज दिया गया जेल, है ना, बिठूर भेज दिया गया कानपुर, पेंशन उनको दे दिया गया। हाँ, एक चीज और हम लोग को पढ़ना है। वार विद द मराठा में कंपनी डिफीटेड मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में युद्ध हुआ था। ठीक है, और मराठा को हराया किसमें? तीसरा युद्ध में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें से थर्ड नंबर का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1761 में। ठीक है, मराठा डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स एंड सरदार। मराठा अलग अलग चीफ, अलग अलग सरदार, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जिसमें से मेन है सिंध, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। अलायंस विद द पेशवा एंड देयर हेड ऑफिस वाज पुणे। जो अलायंस करके था किसके साथ? पेशवा के साथ, उसका हेड ऑफिस था पुणे में। 3 एंग्लो मराठा वार फाउट। 3 एंग्लो मराठा युद्ध जब हुआ, पहला हुआ था 1782 में, जिसमें एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता,
और वो समझौता का नाम था सालवाई। सालवाई जो होता है ट्रीटी, दोनों में से कोई नहीं माना, ना आंग्ल माना और ना मराठा माना। तो जब हम कोई मान लीजिए समझौता होता है, अगर दोनों पक्ष नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, फिर से युद्ध होगा। यही चीज हुआ। और फाइनली सेकंड 1803 से 1805 एंड थर्ड 1817 टू 1819, ये इसमें क्या होता है कि पेशवा डिफीटेड एंड सेंट टू बिठूर, और इसमें पेशवा पूरी तरह से हार जाता है और उसको भेज दिया जाता है बिठूर पेंशन देके कि अब आप सिर्फ जीवन निर्वाह कीजिए और आपका कोई रोल है नहीं। अब यहां मतलब देखिए किस तरह से वो लोग एक एक क्षेत्र पर फोकस कर रहा है और उसको जीत रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, द क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। पारामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीमेसी। पारामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीमेसी। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उस समय वो गवर्नर जनरल थे। वो गवर्नर जनरल एक नया नियम लाए, न्यू पॉलिसी लॉन्च किए। अब ये लोग अच्छा अपने से पॉलिसी बनाते थे, ना किसी को बोलना ना किसी को पूछना। वहां पर अपना मीटिंग हुआ, गोल टेबल, उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सुने होंगे, गोल मेज सम्मेलन। ये गोल मेज क्या है, कभी सुना है कि गोल मेज क्यों बोला जाता है? वो मेज तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, गोल मेज क्यों? गोल मेज के पीछे एक रीजन यह है कि जो मेज होता था वो गोल होता था, और उस गोल में जो भी आदमी बैठा होता है, जो बैठेगा वो किसी भी सेंटर पॉइंट में नहीं होगा। और जब सेंटर पॉइंट में नहीं होगा इसका मतलब कोई भी मेन आदमी नहीं होगा, जितना आदमी बैठा सब इक्वल है। इसलिए कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर रेक्टेंगुलर है तो एक आदमी जो इधर बैठेगा और जो आदमी उधर बैठेगा और जो ऐसे बैठेगा, तो हेड कौन हो जाएगा? जो सामने बैठा है ना। बाकी लोग को अपने आप को लगेगा कि नहीं यही हेड है, लेकिन अगर गोल है तो सब बराबर, ठीक है। तो वो लोग वहीं पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था और अपने से नियम बनाना है और जाके भारत में बोल देना है, अनाउंस कर देना कि अब से ये स्टार्ट कर दिया है। तभी तो लड़ाई हो रहा है, तभी तो लड़ाई शुरू कर दिया है ना। और ये साहस कब मिला? औरंगजेब के मृत्यु के बाद। कहानी यहां से शुरू हो रहा है 1707 से, ठीक है। अब ये लोग एक नया लाया क्या, द क्लेम ऑफ द पारामाउंटेसी। अब अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1813 टू 1823, मतलब ये 10 ईयर्स का जो इसका पीरियड रहता है, 10 साल वो रहता है गवर्नर जनरल। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि गवर्नर में और गवर्नर जनरल में क्या अंतर होता है। दो चीज बहुत ज्यादा आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, गवर्नर कौन और गवर्नर जनरल कौन, इसको भी हम बताएंगे। 10 साल ये शासन करता है और उस 10 साल का शासन में एक नया पॉलिसी लाता है पारामाउंटेसी। उसमें होता है कि कंपनी क्लेम दैट इट्स ऑथोरिटी इज सुप्रीम ग्रेटर देन एनी रूलर सिंध पंजाब किटूर। ये जो है अब बोला जा रहा है कि हम ही सुप्रीम है, मतलब अब भारत में ऐसा कोई राजा नहीं है जो हमसे बड़ा है, मतलब अब जो है अंग्रेज ही सुप्रीम है। ये ऐलान हो गया, ठीक है। अब यही ऐलान हो गया और इसी ऐलान के साथ सिंध पंजाब और किट्टूर में अपना शासन स्थापित कर लिया। वहां पर जो भी राजा था अब उसको बोल दिया है कि तुम राजा है लेकिन मेरे अंडर में, अब जो भी होगा अब सारा चीज इंटरफेयर हम करेंगे। अभी देखें ना, इंटरफेयर किया ना, यहां पर इंटरनल इंटरफेयर किया कि तुम सेना नहीं रख सकता है, अब हम सेना रखेंगे। तो इसी में सिंध पंजाब और किट्टूर को हड़प लिया। अब ये लोग एक नया चीज लाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल, ये सब भी सवाल पूछता है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, किस गवर्नर जनरल में पारामाउंटेसी लाया था, क्योंकि अलग अलग गवर्नर जनरल अलग अलग पॉलिसी लाया था। तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, वो थे उस समय गवर्नर जनरल और टाइम था 1848 टू 1856, डेट भी याद रखना है। इंट्रोड्यूस्ड ए पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता है कि इफ एन इंडियन रूलर डेड विदाउट ए मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स एंड बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरी। अगर किसी राजा का अपना बच्चा यानी कि बेटा अगर वारिस नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा का बेटा नहीं है तो हम किसी को गोद लेके राजा नहीं बना सकते। ये था पॉलिसी में।
और इसी पॉलिसी के द्वारा आपका संबलपुर 1850 में हड़प लिया, उदयपुर 1852 में हड़प लिया, नागपुर 1853 में हड़प लिया, झांसी 1854 में हड़प लिया, अवध 1856 में हड़प लिया एंड फाइनली, और उसी का नतीजा है कि 1857 का क्रांति हो गया। लोग इतना परेशान हो चुका था। अब मान लीजिए संबलपुर का राजा को हटा दिया, संबलपुर इतना बड़ा एरिया, वहां का लोग तो परेशान हो गई। ऐसा कर करके कहां कहां, अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन सा एरिया को वो लोग हड़पा था या कब्जा किया था, तो आपको ये सब याद रखना है कि संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, और सबसे ज्यादा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और वही चीज था क्योंकि उसका अपना कोई पुत्र था नहीं, वो गोद लिया हुआ था और राजा अंग्रेज उसको मान नहीं रहा था, इसलिए उसके ऊपर भी चढ़ाई कर दिया कि अब तो इस पर भी कब्जा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, अंत तक लड़ी, जब तक वो मरी नहीं तब तक लड़ी। मतलब इसीलिए हम लोग अभी भी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहानी पढ़ते हैं कि वो किस तरह से अकेले लड़ी, है ना। कविता हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें आपको जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने शुरू किया, कब शुरू किया और किस किस स्टेट को कब्जा किया। ठीक है, तो ये भी एक तरह से 1857 का विद्रोह का ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कोई भी देखिए 1857 अगर आप लिखिएगा ना, जैसे मेंस में पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का कारण का उल्लेख करें, तो कारण में सिर्फ नहीं लिख देना है कि जो कारतूस लाया था, मुंह से छीरा जाता था, वही था तात्कालिक कारण, जो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग हुआ था, हिंदू मुस्लिम का जो धर्म को लेके जो भड़काया था, वो तो तात्कालिक कारण था। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी युद्ध अचानक से, कोई भी युद्ध होता है ना तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन काम करता है, और उसमें से ये वाला रीजन बहुत बड़ा था। बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ में लियाकत अली, ये सब जो हम लोग सुनते हैं ना, यही था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण था। अब क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। अब जब ये लोग पूरा हड़प लिया, अब इन लोगों को तो शासन भी चला रहा है ना, कि अब तक तो ये लोग व्यापारी था, लेकिन अब तो ये लोग राजा बन गया है, तो अब शासन कैसे चलाएं, इसके लिए वो लोग अपना क्या किया, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लाया, प्रशासनिक नीति। अब उसमें क्या है कि उसमें नाम आता है वारन हेस्टिंग्स का, जो उस समय का गवर्नर जनरल थे। 1773 से 1785 के बीच में ही एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल बट ऑल्सो मद्रास, बॉम्बे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अब ये लोग 3 प्रेसिडेंसी बनाया। 3 प्रेसिडेंसी में कौन कौन था, एक तो बंगाल था, एक मद्रास था और एक बॉम्बे था। मतलब पूरा भारत का अगर हम देखें, ये 3 सेंटर पॉइंट था, और इस तीनों सेंटर पॉइंट को वो लोग प्रेसिडेंसी में विभक्त किया था। और यहाँ पर जो है, अब इसमें एक चीज और समझना है कि देखिए, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या होता है, एक प्रेसिडेंसी, जैसे कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी है, मद्रास एक प्रेसिडेंसी है। तो अगर बॉम्बे का प्रेसिडेंसी का जो हेड है वो क्या कहलाएगा, गवर्नर। बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है उसका हेड क्या कहलाएगा, गवर्नर। मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है उसका हेड क्या कहलाएगा, गवर्नर। लेकिन अगर हम तीनों को मिला देते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीनों का हेड क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। समझ में आ गया, गवर्नर में और गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल वाज द अल्टीमेट हेड ऑफ ऑल 3 प्रोविंसेस, ऑल 3 प्रेसिडेंसी। ठीक है, गवर्नर जनरल वाज द सुप्रीम ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंसी, बट द हेड ऑफ द प्रेसिडेंसी इज नॉन एज गवर्नर। एक लाइन में अगर बोले कि हेड ऑफ द प्रेसिडेंसी इज कॉल्ड गवर्नर, बट ऑल 3 प्रेसिडेंसी, अगर हम तीनों का बात करें तो वो तीनों का हेड को क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग्स। अभी जितना भी हम लोग देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्या था, गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग क्या था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है, देखा जाए तो वो पूरा इंडिया का हेड, क्योंकि इंडिया को 3 भाग में बांट दिया था वो लोग। उस समय तो इतना 24 स्टेट तो था नहीं, ये तीनों ही था। अब ये सब जो है इसको बांट के और मतलब शासन को सही से चलाने के लिए एक जगह पे एक, जैसे अभी हम लोग देख लीजिए, अगर हम इसको समझते हैं,
अभी इतना सारा मतलब स्टेट्स है, स्टेट्स में एक है सीएम, और वो सीएम को देखने वाला कौन है? पीएम। पीएम कौन हो गया? पीएम हेड हो गया।